तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स आधुनिक इतिहास से टॉप 21 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम होने वाले हैं। चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हुआ एग्जाम, यूपी एस आई का एग्जाम हुआ, रेलवे ग्रुप सी का एग्जाम हुआ, और एसएससी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के 2021 में, उन सारे एग्जामों के लिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनसे ये सब क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। जब आप लोग वीडियो देखोगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन अपने आप में दम रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और इन सारे क्वेश्चनों को दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, ताकि आप लोगों को जितने भी आगामी होने वाले एग्जाम हैं उनमें आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर स्क्रीन पर यहाँ दिया है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो चार ऑप्शन है, 1852, 1856, 1858 और 1860। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1858, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ओके, तो ये कब आया था, तो 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम एक्ट के बाद जो है, जो हमारे ब्रिटिश सरकार थे, ठीक है, उनके द्वारा जो 1853 में ये चार्टर अधिनियम लाया गया था, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम की खास बात यह थी कि इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। तो इसके द्वारा क्या क्या काम हुआ था, पहला तो काम ये हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, इस पद को। ठीक है, उसके बाद से दूसरा काम जो हुआ था वो था दोस्तों, भारत का जो शासन था, भारत का शासन जो था वो कंपनी से के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। किसके हाथों में, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ओके, उसके बाद से तीसरा काम ये हुआ था, जो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय, उनका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, तो उस समय जो वायसराय हुए थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो ये हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। ठीक है, कौन, लॉर्ड कैनिंग। ये आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कैनिंग। ओके, लॉर्ड कैनिंग, ये आप लोगों का हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का पहला क्वेश्चन, यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1858 ईस्वी में पारित हुआ था। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, स्क्रीन पर यहाँ दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। चार ऑप्शन है, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में। ठीक है, जो कि दोस्तों कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों जो 1896 का जो अधिवेशन था, इसमें पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है, ये जो राष्ट्रीय गीत हमारे भारत का वो वंदे मातरम है, गाया गया। वंदे मातरम जो है वो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, ये हमारा जो राष्ट्रीय गीत है। ओके, एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों, ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको कब स्वीकारा गया था, तो वो स्वीकारा गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और 1896 में पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, जो 1896 में कांग्रेस का हुआ था। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद से राष्ट्रगान अगर पूछ ले तो हमारे भारत का जो राष्ट्रगान है वो कौन सा है, तो जनगण मन। ठीक है, जनगण मन ये हमारे भारत का राष्ट्रगान है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार ऑप्शन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकाफ। ओके, सर चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ओके, तो जो सर चार्ल्स मेटकाफ हैं ये दोस्तों हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 20 मार्च 1835 से लेकर 4 मार्च 1936 के बीच ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ओके, इन्होंने प्रेस को पूर्णतः स्वतंत्रता दी थी, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। किसको, सर चार्ल्स मेटकाफ को। ओके, तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। चार ऑप्शन है, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली के द्वारा ये समुद्री व्यापार जो थे उनके संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो जो कारताज व्यवस्था है इसका संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी, इसी के समान था ये नेवी सर्ट नामक व्यवस्था। किसके समान, कारताज के समान। ओके,
तो यहाँ पर कुछ और नोट्स दिए गए हैं। यहाँ पर जो समुद्री व्यापार होते थे पुर्तगालियों के द्वारा, उसमें कार्टेज व्यवस्था जो थी उसको सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य जो था भारत के सामुद्रिक व्यापार एवं एकाधिपत्य स्थापित करना था, जो पहले मिस्र, वेनिस और अरब के व्यापारियों के अधीन था। ठीक है, इसके अंतर्गत पुर्तगाल के नियंत्रण वाली समुद्री सीमा में प्रवेश करने वाली जहाज को उनसे अनुमति लेनी होती थी, अन्यथा उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती थी। ठीक है, तो ये पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले ये कारताज व्यवस्था लाया गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा स्क्रीन पर, यहाँ दिया गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। पहला है वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है। उसके बाद से थर्ड ऑप्शन है उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, ये गलत है। ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर कुछ नोट्स है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, जो साधारण ब्रह्मो समाज है, ये जो ब्रह्मो समाज है, साधारण ब्रह्मो समाज, उसकी स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। ठीक है, तो ये आनंद मोहन ने नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा स्क्रीन पर, यहाँ दिया गया है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। तो 4 ऑप्शन है। बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में दोस्तों इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो थी वो वापस कर दी थी, किन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों को, जो ये घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये आप लोगों का 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुआ था, इसलिए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से ये मशहूर है। ठीक है, तो ये जब घटना हुई थी उसी के बाद से इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो थी वो वापस कर दी थी, जो ब्रिटिश सरकार थी उसको। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो नाइटहुड की उपाधि इनको किसने दिया था ये पूछेगा क्वेश्चन में, तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी, इससे सम्मानित किए गए थे। उसके बाद से 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र भी लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा स्क्रीन पर, यहाँ दिया गया है मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। 4 ऑप्शन है। कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 जो था इसमें मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो जो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 है, ठीक है, इसमें मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के 2 जो दल थे, गर्म दल और नर्म दल, उसको वार्ता के लिए एक मंच पर बुलाया गया था। अंबिका प्रसाद जो मजूमदार थे, अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, अध्यक्ष थे ये अंबिका प्रसाद मजूमदार। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबिका प्रसाद मजूमदार कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये अध्यक्ष थे कांग्रेस की तरफ से, अंबिका प्रसाद मजूमदार। ओके, तो बाकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता की जो व्यवस्था की गई थी वो की गई थी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा स्क्रीन पर, यहाँ दिया गया है भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। 4 ऑप्शन है। कोच्चि, चिंसूरा, सूरत और चेन्नई। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोच्चि, ऑप्शन नंबर ए। ओके, यूरोपीय बस्ती जो हमारे भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी वो कोच्चि में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये जो कोच्चि है दोस्तों ये केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। ठीक है, ये जो कोच्चि स्थान है ये केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। ये जो कोच्चि फोर्ट है, इस यूरोपीय बस्ती का नाम क्या था, कोच्चि फोर्ट। ठीक है, यह जल से पूरी तरीके से घिरा हुआ स्थान था और यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। कौन, कोच्चि फोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा स्क्रीन पर, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। 4 ऑप्शन है। हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो राज्य था इसने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। ठीक है,
कौन सा राज्य? गोलकुंडा। तो यहाँ पर दोस्तों 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क जो था वो 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। जो गोलकुंडा के द्वारा अंग्रेजी सरकार पर जो शुल्क लगाया गया था वो था 500 पैगोडा प्रतिवर्ष इनको देना था गोलकुंडा क्षेत्र को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा स्क्रीन पर। यहाँ पर दिया गया है सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? 4 ऑप्शन है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और फोर्थ ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यहाँ पर दोस्तों जो सलबाई की संधि किससे संबंधित है, किस युद्ध से? तो ये संबंधित है दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये किसके द्वारा किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो यही दोस्तों सलबाई की संधि के द्वारा ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये समाप्त हुआ था। ओके, तो ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है इसके बाद जो दोस्तों 17 मई 1782 को सलबाई की संधि हुई थी इस युद्ध के लास्ट में। इसके द्वारा जो दोस्तों ये जो संधि हुई थी इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सित और ब्रोंज पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। ठीक है, तो ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था ये सलबाई की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था। और ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था ये 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक ये चला था, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ओके, उसके बाद से मैं बता दूं दोस्तों ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक है, मैं लाइन से बताता हूं आप लोगों को। यहाँ पर दोस्तों जो आप लोगों का फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, ये प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था ये चला था दोस्तों 1767 से लेके 1769 ईस्वी तक। ठीक है, ये युद्ध चला था। और ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये दोस्तों समाप्त हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा। ठीक है, मद्रास की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था। उसके बाद से अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, ये कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1780 से लेके 1784 तक ये चला था ये युद्ध, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये मंगलोर की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। ओके, उसके बाद से बात करें अगर दोस्तों हम थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध की, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, तो ये आप लोगों का श्रीरंगपट्टनम 1792 में ये इस संधि के द्वारा, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ये थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध जो था इसकी समाप्ति हुई थी। ओके, ये तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हमने बात किया। उसके बाद से अगर बात करें आंग्ल मराठा युद्ध की, तो फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध जो था ये हमने बताया आप लोगों को, जो फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध था ये कब से कब तक चला था? तो ये 1775 से लेके 1782 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और ये किसके द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये सलबाई की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध। उसके बाद से अगर बात करें दोस्तों सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध की, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, तो ये जो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध था ये चला था दोस्तों 1803 से लेके 1805 तक ये सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध चला था। और ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये देवगांव संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। उसके बाद से बात करें अगर थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, तो ये दोस्तों आप लोगों का कब से कब तक चला था? ये चला था 1817 से लेके 1819 तक ये चला था थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ओके, ताकि आप लोगों को आगामी जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। चलिए नेक्स्ट देख। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? ठीक है, 4 ऑप्शन है मीर कासिम, सादत अली खां द्वितीय, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला। तो जो ये बक्सर की लड़ाई हुई थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके साथ हुई थी? वो हुई थी दोस्तों आप लोगों का मीर कासिम। ठीक है, किसके साथ मैं बता दूं, मीर कासिम। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो मीर कासिम है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर मीर कासिम थे। उसके बाद से अवध के नवाब कौन थे? वो थे सुजाउद्दौला ये थे। उसके बाद से आप लोगों के जो मुगल सम्राट हैं शाह आलम द्वितीय, कौन? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और बंगाल के नवाब
ये सब एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे, ठीक है। ये इनके बीच आप लोगों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो 4 शासक थे, ठीक है, इनके बीच ये बक्सर की लड़ाई हुई थी, लेकिन लास्ट में ये ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की ही जीत होती है बक्सर की लड़ाई में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, मीर कासिम, सादत अली खां द्वितीय, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला। यहाँ पर सिराजुद्दौला है, ठीक है। ये यहाँ पर जो थे वो शुजाउद्दौला थे, यहाँ पर सिराजुद्दौला, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 3 नहीं थे, बाकी मीर कासिम थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर दिया गया है बक्सर की लड़ाई जो थी वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी ये लड़ाई, ठीक है। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व जो था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। लास्ट में अंग्रेजों की यहाँ पर जीत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम, ठीक है। यहाँ पर सही हो जाएगा ये ऑप्शन, ओके। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा स्क्रीन पर। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ठीक है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन वुड डिस्पैच, सेलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, रेल आयोग। तो यहाँ पर दोस्तों जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों वुड डिस्पैच को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो वुड डिस्पैच थे दोस्तों, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है। इन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विश्वविद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, ये हमारे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर दिया गया है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड हार्डिंग। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का वो हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा ये सारे अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम को ये लॉर्ड लिटन वायसराय जो थे इनके द्वारा पारित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लॉर्ड लिटन थे वो 1876 से लेकर 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से ना संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी, ठीक है। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित कर दिया, ठीक है। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों भारतीय समाचार पत्रों पर इन्होंने कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक है। तो इसी को दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से ये जाना गया। तो ये इसको कौन पारित किया था? तो इसको लॉर्ड लिटन जो वायसराय थे उस समय इन्होंने पारित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो ऐसे कौन वायसराय थे जिनकी हत्या जो थी उनकी कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी? तो वो थे दोस्तों लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो ये लॉर्ड मेयो थे वो भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, ठीक है। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान के द्वारा यहाँ पर पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। एक पठान था, इन्होंने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी, वो भी चाकू से मारकर, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो एक चीज़ और दोस्तों, लॉर्ड मेयो के जो कार्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण काम हुए थे तो मैं बता दूं दोस्तों। पहला जो काम हुआ था वो हुआ था अजमेर में 1872 ईस्वी में इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी? मेयो कॉलेज की स्थापना की थी 1872 में अजमेर में, ठीक है। सेकंड काम इन्होंने क्या किया था? इन्हीं के कार्यकाल में जो थी प्रथम जनगणना जो 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में हुई थी प्रथम जनगणना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है, 1872 में, ओके। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन बनता है आप लोगों के एग्जाम में। तो यहाँ पर दोस्तों बाकी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड मेयो, ठीक है। इनकी हत्या इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट ये रहा स्क्रीन पर। यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो 4 ऑप्शन है, आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए। सेकंड ऑप्शन है भारत में शिक्षा सुधार के लिए। थर्ड ऑप्शन है उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं, जो हंटर आयोग का गठन किया गया था वो किस लिए किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा? वो किया गया था दोस्तों भारत में शिक्षा सुधार के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओके। जो लॉर्ड रिपन थे दोस्तों वो 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर, मतलब इनके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर,
इनके कार्यकारी परिषद के सदस्य थे ये लॉर्ड विलियम हंटर। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। विलियम हंटर जो थे ये वायसराय लॉर्ड रिपन की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो हंटर आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत में शिक्षा सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है लॉर्ड रिपन से संबंधित। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका जो कार्यकाल था वो 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद से सेकंड कार्य इन्होंने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद से जो थर्ड काम था वो क्या था? 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्हीं के समय में नियमित जनगणना करवाई गई। ठीक है, तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना हमेशा की जाती है। कितने अंतराल पर? तो 10 वर्ष के अंतराल पर तब से लेकर अब तक जो है 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। ओके, तो इतना चीज़ आप लोग लॉर्ड रिपन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा यहाँ पर, यहाँ दिया गया है भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों जो जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। इन्होंने भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों, जो लॉर्ड कर्जन थे इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? तो वो था दोस्तों आप लोगों का 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, किसका? लॉर्ड कर्जन का। उसके बाद से जो ये आप लोगों का भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम था, ठीक है, इसे भारत की कानूनी जो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा थी, जो इस समय में अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा थी, उसको दोस्तों भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम के द्वारा। ठीक है, जो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा थी उसको भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया था इसी अधिनियम के द्वारा, जो भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम है। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, थर्ड ऑप्शन है नारायण राव बाजीराव और फोर्थ ऑप्शन है संभाजी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, जिसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो नाना फडणवीस थे, ये पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा इन्हें मराठा मैकियावेली किसके द्वारा? यूरोपीय द्वारा दिया गया था ये नाम, जो कि सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम है ये मराठा मैकियावेली। ठीक है, कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी, ठीक है, जो ब्रिटिश साम्राज्य थी उसकी बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। कौन? नाना फडणवीस। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? 4 ऑप्शन है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है ये किससे संबंधित है? तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, जो कि दोस्तों 1792 में ये संधि हुई थी। 1792 में ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसी संधि के द्वारा ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शांत हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था दोस्तों, इसके बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निज़ाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, ये भी सारे क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं आप लोगों के एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है, पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, 4 ऑप्शन है। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो यहाँ पर तो ये पहला ही गलत हो जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर के बीच ये जो समझौता था ये नहीं हुआ था, ये गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में ये समझौता हुआ
हुआ था। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही गलत है, असत्य है। ठीक है, बाकी ये 3 पढ़ लेते हैं। इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया था, बिल्कुल सही। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई थी, ये भी सही है। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही गलत हो जाता है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नहीं रहेगा, यहाँ पर गांधी जी रहेंगे। ठीक है, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच ये पूना समझौता हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। उपरोक्त में से पहला कथन असत्य है। पूना समझौता जो था वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। तो जो महाद सत्याग्रह है दोस्तों, इसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो महाद सत्याग्रह जो है दोस्तों, उसका नेतृत्व कौन किया था। भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ये महाद सत्याग्रह किया गया था। ओके, वैसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, जो कि लास्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया। 4 ऑप्शन है, 1663, 1668, 1670 और 1689। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। ठीक है, तो 1668 आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी कर दी गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, पहले सूरत था, उसके बाद से जब बॉम्बे इनके कब्जे में आ गया तो बॉम्बे को इन्होंने अपना मुख्यालय बना दिया। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का 1668 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।